नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान सीएम ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों से अपील की है कि सकारात्मक चर्चा करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश के किसी भी विधानमंडल से बड़ा विधानमंडल है और पिछले 8 से 8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है और इस बार का सत्र भी काफी महत्वपूर्ण है। देश के अंदर किसी भी विधानमंडल का सबसे बड़ा विधानमंडल है। स्वाभाविक रूप से यहां पर जनता से जुड़े हुए विकास मंडल जुड़े हुए जिन मुद्दों पर माननीय जनप्रतिनिधिगण चर्चा करते हैं, देश के अंदर वह एक नजीर के रूप में देखी जाती है। पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को चर्चा का विषय बनाया है। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने का काम किया है और इस बार का सत्र भी काफी महत्वपूर्ण सत्र है। इसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर 25 करोड़ की आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से विधायिका की भूमिका किस रूप में आगे बढ़ती है, इन सब पर बहुत महत्वपूर्ण एजेंडे के साथ हम लोग इस सत्र में यहां पर मानसून सत्र में यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज से सत्र प्रारंभ होगा, तो सत्र प्रारंभ होने के साथ ही क्वेश्चन आवर, जिसमें माननीय सदस्यों के द्वारा जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रश्न पूछे जाएंगे। 0 आवर में अपनी बातों को रखा जाएगा और सरकार की तरफ से उन सब का एक सार्थक जवाब भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर मानसून सत्र है, तो स्वाभाविक रूप से बाढ़ से वे मुद्दे भी उठ सकते हैं। इसके अलावा अत्यधिक बारिश के कारण जल जमाव से जुड़े हुए मुद्दे भी उठेंगे। सरकार के स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है, स्वास्थ्य से, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार ने पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो कुछ भी किया है, इन सब मुद्दों पर भी परिचर्चा होगी। यह सत्र इस बार का इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश की स्वाधीनता दिवस का अमृत काल का यह 3रा वर्ष है और इस 3रे वर्ष में यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने देश की स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को विकसित भारत के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए सरकार का और उत्तर प्रदेश वासियों का विजन क्या है, पहली बार देश के किसी सदन में इस मुद्दे पर चर्चा होगी।
और इसके लिए भी मैं सभी सम्मानित सदस्यों से कल दलीय नेताओं की बैठक में भी इस पे चर्चा हुई थी और दलीय नेताओं की बैठक में भी इस पर बहुत सारे मुद्दों को आगे बढ़ाने के बारे में एक सहमति बनी थी। 13 और 14 अगस्त को लगातार 24 घंटे तक उत्तर प्रदेश विधानमंडल में इस पे चर्चा होनी है और चर्चा के बाद सरकार के द्वारा कैसे इस विजन डॉक्यूमेंट को नीति आयोग के मार्गदर्शन में विशेषज्ञों के सहयोग के साथ आम जनता के साथ साथ हर तबके के नागरिकों की सहभागिता इसमें सुनिश्चित हो, इसको लेकर के विस्तृत कार्य योजना की घोषणा भी हम लोग सदन में करेंगे और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना को लेकर के सरकार अपने विजन को सदन के पटल पर रखेगी और उस कार्यक्रम को एक समय सीमा के अंदर तैयार करते हुए विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के इस संकल्प को आगे बढ़ाने की चर्चा का केंद्र बिंदु हमारा सदन बनेगा। मेरी अपील होगी कि सरकार ने पिछले 8-8.25 वर्ष के अंदर प्रदेश के विकास को लेकर के, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, प्रदेश में गरीब कल्याण को लेकर के, समाज के हर एक तबके को लेकर के, क्या गांव है, क्या गरीब है, क्या किसान है, क्या श्रमिक है, क्या युवा है, क्या महिलाएं हैं, क्या व्यापारी हैं, इन सबके उत्थान के लिए बेहतरीन प्रयास किए हैं और उसकी चर्चा देश के अंदर भी होती है। देश उसको सराहता है। तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन में जमीन आसमान का अंतर आया है, लेकिन उस सब के बावजूद हम स्वागत करेंगे उन सभी प्रस्तावों का जो सदन में चर्चा के लिए आएंगे, जनता से जुड़े हुए होंगे, उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए होंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं से जुड़े होंगे। उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने अपने कार्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है कि इन सब पर जवाब सभी विभाग उसका उपलब्ध कराने के लिए तैयार होंगे, लेकिन एक सार्थक चर्चा हो, नकारात्मकता न आए, न्यूसेंस क्रिएट करके हम लोग जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर समय को जाया न करने दें। ये मेरी अपील सभी अपने प्रतिपक्षी दलों से भी होगी कि वे इन सभी बातों को ध्यान में रख करके अगर सदन में इन मुद्दों पे चर्चा कराएंगे तो एक सार्थक चर्चा भी हो पाएगी, हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर वह अनावश्यक व्यवधान पैदा करके न्यूसेंस क्रिएट करेंगे तो जनता की अदालत में स्वयं ही प्रदेश की जनता जनार्दन उन्हें कटघरे में खड़ा करने का कार्य करेगी और सदन में इन मुद्दों पे चर्चा हो, वे चर्चा भी करें, अपने प्रश्न भी पूछें। मुद्दों पर आधारित किसी भी चर्चा का जवाब देने के लिए और उस बहस को सार्थक स्तर तक पहुंचाने के लिए सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। सरकार इसमें पूरी तरह तैयार है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सदन की कार्रवाई को प्रारंभ होने के अवसर पर प्रदेश भर से आए हुए सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि स्वाधीनता दिवस के पूर्व हम लोग उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट को प्रदेश के अंदर चर्चा का केंद्र बना करके आम जनमानस को पहली चर्चा का केंद्र विधान भवन, हमारी विधानसभा, विधान परिषद में इस पर हो और उसके उपरांत आम जनमानस के भी हम इस मामले में सुझाव लेंगे, अलग अलग तबके के सुझाव लेंगे। फिर इसको लेकर के हम लोग उन सुझावों को कलेक्ट करने के साथ ही उत्तर प्रदेश को एक व्यापक कार्य योजना देने में सफल होंगे। वो विजन डॉक्यूमेंट के रूप में विशेषज्ञों के साथ मिलकर के आगे बढ़ेगा और
जब भारत 2047 में विकसित होगा तो उत्तर प्रदेश भी विकसित भारत की यात्रा में विकसित उत्तर प्रदेश बनकर के तैयार हो, इस विश्वास के साथ यह चर्चा का केंद्र बिंदु हमारा सदन बन सके, सभी सम्मानित सदस्यों से मेरी अपील होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला और गोरखपुर के व्यापारियों का उदाहरण दिया। उन्होंने ये भी कहा कि गोरखपुर और प्रदेश के व्यापारियों में आपके प्रति आक्रोश है और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उसके साथ विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ और व्यापारियों ने आपका सम्मान किया था, लेकिन यदि कोई होता तो बहुत फायदे से आपको जवाब देता और साथ ही आपको ये भी बता दे कि सपा से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे सुरक्षा की बात करेगी और विकास का काम करेगी। इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पंडित जी आप तो इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए, जो आपके कंधे में बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया था, मालूम है ना। मैं एक व्यापारी से बात किया था और बातचीत करके, वो गोरखपुर की सबसे पुरानी मंडी है, आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा की भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उसी पुराने बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के, आपको मालूम है वहीं पे गोरखपुर का घंटाघर भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने की बात 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था, क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों ने आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है
उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वो सुरक्षा की बात करे। चलिए फिलहाल वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते आपको लखनऊ, जहां पर यूपी विधानसभा का मानसून सत्र है और विधानसभा मानसून सत्र का पहला दिन है, तो सीधे लिए चलते आपको यूपी विधानसभा। ये मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष का सम्मान बहुत ज्यादा है और मैं समझता हूं कि पूरा सदन, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो उनके प्रति आदर का भाव न रखता हो मानवर। मैं हमारे मानवर, इसलिए लेकिन मानवर बात तो करने दें, बोले मानवर जो कल हालांकि दलित नेताओं की बैठक का और बात अगर अलग से मिलने का कोर्ट किया नहीं जाता, मानवर परंपरा है नहीं है, लेकिन मजबूरी भी कोर्ट कर रहे हैं, सुबह सबने नहीं किया। कल मान्यवर नेताजी, नेता प्रतिपक्ष जो है दलित नेताओं की बैठक में थे और उसमें कई बातें हुई कई तरीके से। इसके अलावा कल भोजन पर भी मौजूद थे मान्यवर, सभी लोग भोजन पर मौजूद थे। उस वक्त भी किसी प्रकार की कोई ऐसी शिकायत, कोई ऐसी बात नहीं हुई, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई। कोई विषय इसके अलावा पहले भी इसके अलावा कोई उठाया नहीं गया, लेकिन केवल एक ऐसा मुद्दा जो कि विषय नहीं है, जो विषय नहीं है, उसके ऊपर जांच की बात करें। जांच कोई अगर विषय होता, कोई वास्तव में मुद्दा होता तो जांच करवाने में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए ये पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है, बिना वजह का पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। चलिए बैठो, निधन के निर्देश चलिए। निधन के निर्देश में आप सबको मालूम है कि निधन के निर्देश का सब लोगों को पालन करना होता है। कार्यसूची में मत संख्या 3 के ऊपर निधन के निर्देश हैं, प्लीज चलिए। निधन के निर्देश में खड़े नहीं होंगे क्या? आपको समझो, अगर निधन के निर्देश में भी आप लोग नहीं खड़े होना चाहते तो फिर आपका अधिकार है। चलिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य, मेरा फिर निवेदन है, एक मैसेज आ रहा है पूरे प्रदेश में कि निधन के निर्देश जो इस विधानसभा के सम्मानित सदस्य रहे, दुर्भाग्य से जो हमारे बीच में नहीं है, तो ये पूरा सदन उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि और अपनी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति प्रस्तुत करता है, तो मैं उसको पढ़ रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि निधन के निर्देश के लिए आप अपनी सीट पर जाएं, फिर उसके बाद आपने जो करना उसको करिएगा। अभी निधन के निर्देश के लिए चले, उसके बाद फिर जो भी आपने निर्णय माननीय नेता प्रतिपक्ष अगर कहें निधन के निर्देश के लिए, तो मैसेज आप ही के लिए खराब जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो उसको पढ़ूंगा मैं तो पढ़ूंगा
उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम पारस रजक का 16 जनवरी 2025 को निधन हो गया। वो 72 वर्ष के थे। श्री राम पारस रजक का जन्म 1 जून 1953 को ग्राम पट्टी नरेंद्रपुर जिला जौनपुर में हुआ था। इन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम पारस रजक वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र शाहगंज जिला जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री राम पारस रजक युवक मंगल दल पट्टी नरेंद्रपुर जिला जौनपुर के कोषाध्यक्ष रहे। वो पिछड़े एवं निर्बल वर्ग की आर्थिक सहायता एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्नशील रहते थे। खेल एवं जनसेवा भी उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम पारस रजक के निधन से प्रदेश में एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवक खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य श्री जगदीश का 6 मार्च 2025 को निधन हो गया। वो लगभग 96 वर्ष के थे। श्री जगदीश वर्ष 1974 में कांग्रेस तथा 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र नथुपुर जिला मऊ तत्कालीन जिला आजमगढ़ से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री जगदीश एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी कार्यकर्ता थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री जगदीश के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गिरीश नारायण पांडे का 28 मार्च 2025 को निधन हो गया। वो लगभग 86 वर्ष के थे। श्री गिरीश नारायण पांडे का जन्म 1 जुलाई 1939 में शिवपुरी गंगासो जिला रायबरेली में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जगदीश नारायण पांडे वर्ष 1993 में निर्वाचन थे सरैनी जिला रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री गिरीश नारायण पांडे श्री कल्याण सिंह मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। वो DIR के अंतर्गत जिला जेल रायबरेली में बंदी रहे तथा सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर एवं वाजपेयीपुर इंटर कॉलेज रायबरेली के अध्यक्ष रहे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री गिरीश नारायण पांडे के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरदेव का 29 मार्च 2025 को निधन हो गया। 85 वर्ष के थे। श्री हरदेव का जन्म 1 जुलाई 1940 को फरहदा उर्फ पूरा जिला बलिया में हुआ था। उन्होंने इंटरमीडिएट BTC की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हरदेव वर्ष 1980 व 1985 में निर्वाचन क्षेत्र रसड़ा जिला बलिया से कांग्रेस आई के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री हरदेव उत्तर प्रदेश विधानसभा के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधित संयुक्त समिति के सदस्य रहे तथा समाजवादी आंदोलन के अंतर्गत जिला कारागार बलिया में बंदी रहे। वो बाबा साहब अम्बेडकर हरिजन एवं समाज कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ प्रदेशीय संयोजक भी रहे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री हरदेव के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नेकचंद पांडे का 31 मार्च 2025 को निधन हो गया। वो लगभग 72 वर्ष के थे। श्री नेकचंद पांडे का जन्म 3 सितंबर 1953 को ग्राम जुरिया जिला कानपुर देहात में हुआ था। उन्होंने MSc LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री नेकचंद पांडे वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र चौबे को जिला कानपुर नगर तत्कालीन जिला कानपुर देहात से कांग्रेस आई के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री नेकचंद पांडे विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत कानपुर, लखनऊ, देहरादून तथा बरेली जिला कारागारों में बंदी रहे थे। वो उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस आई के उपाध्यक्ष व महामंत्री तथा जिला युवक कांग्रेस आई कानपुर देहात के अध्यक्ष रहे। कृषि तथा अध्ययन उनकी विशेष रुचि थी। श्री नेकचंद पांडे के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री पूर्णमासी देहाती 11 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष के थे। श्री पूर्णमासी देहाती का जन्म 24 जनवरी 1951 में नौरगिया जिला कुशीनगर में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री पूर्णमासी देहाती वर्ष 1989
में निर्दलीय 1993 में समाजवादी पार्टी से निर्वाचन क्षेत्र नौरंगिया जिला देवरिया तथा 2002 में निर्वाचन क्षेत्र नौरंगिया जिला कुशीनगर पटौना तथा 2012 में निर्वाचन क्षेत्र रामकोला जिला कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री पूर्णमासी देहाती उत्तर प्रदेश विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे तथा विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार देवरिया में बंदी रहे। वो श्री शंकर जी लघु माध्यमिक विद्यालय नौरंगिया जिला कुशीनगर के पदेन सदस्य भी रहे थे। अध्ययन एवं भ्रमण उनकी विशेष रुचि थी। श्री पूर्णमासी देहाती के निधन पर प्रदेश में कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री छत्ता सिंह डॉक्टर छत्रपाल सिंह का 26 मई 2025 को निधन हो गया। वो लगभग 79 वर्ष के थे। श्री छत्ता सिंह डॉक्टर छत्रपाल सिंह का जन्म 1 जनवरी 1946 को ग्राम बिगराम जिला बुलंदशहर में हुआ था। उन्होंने चिकित्सा स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।